मुनव्वर साहब हमारे घर के सामने रहा करते थे। उनके घर में एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई नज़र ना आता। हैरत होती कि अजीब पड़ोसी मिला है कि जहाँ आदम ना आदमजाद, बच्चों का शोर और ना इंसानों की परछाइयाँ, सदा सकूत मर्ग तारी रहता था। हमको इस मकान में आए 6 माह होने को आए थे। हमारे गेट के ऐन सामने मुनव्वर साहब का एक भूत बंगला वाक़ था, जिसकी दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी जो सदा बंद रहती थी। मुनव्वर साहब अपनी गाड़ी में सुबह दम निकलते और दोपहर के बाद लौटते। वो 55 बरस की उम्र के बावकार और संजीदा शख्सियत के मालिक थे। अड़ोस पड़ोस से गर्ज नहीं रखते थे। अगर कोई खुद बढ़कर सलाम कर लेता तो खुश दिली से जवाब देकर आगे बढ़ जाते थे। एक रोज़ जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो बंगले की बैरूनी दीवार में निस्फ खिड़की खुली नज़र आई, जिसमें लोहे की सलाखें बतौर जंगले के लगी हुई थीं। सड़क पार करके मैं मुनव्वर साहब के बंगले की बैरूनी दीवार के साथ साथ चलने लगी, क्योंकि मेरा कॉलेज जाने को इन्हीं की सिमत से सड़क की तरफ मुड़ना होता था, जहां बस स्टॉप वाक़ था। खिड़की के पास पहुंची तो कदम ठठक कर रह गए। सलाखों के इधर तो बड़ी बड़ी बेचैन आंखें झांक रही थीं, लेकिन इन आंखों में वहशत भरी हुई थी। सोचने लगी, पागल तो नहीं लगती। सलीके से बाल संवरे हुए, कपड़े भी साफ सुथरे पहने थे। ये मुझे देखकर हंसी क्यों? अभी सोच ही रही थी, उसने कहा, अंदर आ जाओ, मुझसे बातें करो। मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है। गेट तो बंद है, तुम दरवाज़ा खोलोगी तो आऊँगी ना। गेट खोलो। कहने लगी, चाबी अन्ना बी के पास है, वो ही खोलेंगी, मैं कैसे खोलूँ? अभी तो मुझे कॉलेज की देर हो रही है, फिर किसी रोज़ आ जाऊँगी। तभी वो वहशत भरी आंखों वाली हंस पड़ी। तुम भी बेवफा हो ना, बेवफा कहीं की। ये कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर एक बूढ़ी औरत आ गई और उसको कंधों से थाम कर प्यार से वहाँ से हटा ले गई। या अल्लाह, क्या माजरा है? जी परेशान हो गया। क्या ये लड़की पागल है या इस पर आसेब वगैरह का मामला है? उस रोज़ तमाम वक्त कॉलेज में परेशान रही। वापसी पर बस से उतरते ही फिर उसी तरफ आ गई जहाँ बंगला वाक़ था। खौफजदा निगाहों से बंगले की दीवार को देखा, लेकिन खिड़की बंद थी। शुक्र किया और जल्दी से वहाँ से गुजर कर अपने घर में चली गई। कई दिन तक फिर खिड़की ना खुली, लेकिन एक रोज़ गुजरते हुए नज़र पड़ी। लड़की सलाखों से झांक रही थी। मुझको देखकर हंसी। बेवफा आई भी नहीं। तभी मैंने हिम्मत करके गेट पर बेल दी, मगर वो ना खुला। जाने को थी कि अपने सामने सोफिया को आते पाया। जान में जान आ गई। सोफिया मुझे देखकर ठहर गई। बोली, यहाँ क्या देख रही हो? 2 कदम आगे जाकर मैंने बताया, तुमने देखा कि दीवार में निस्फ खिड़की से वो लड़की कैसे झांक रही थी? मुझे तो उसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखों से डर ही लगता है, पागल हो जैसे। पागल ही तो है, सोफिया ने कहा। तुम लोग यहाँ नए नए आए हो। ये मुनव्वर साहब की अकलौती बेटी है। पढ़ी लिखी है, लड़की ज़रूर है, मगर कम उम्र नहीं है। उसका चेहरा ही ऐसा है कि कम उम्र लगती है, वरना उसकी उम्र 30 वर्ष तो होगी। ये यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान को बेवफा कहती है। दरअसल इसकी भी एक कहानी है। पहले ये पागल नहीं थी, किसी की बेवफाई के सदमे ने उसका ये हाल कर दिया है। हम तो यहाँ बहुत अरसे से रहते हैं। मुनव्वर साहब अब्बू के दोस्त भी हैं, तो क्या हम घर के अंदर जा सकते हैं? मैं उसका अहवाल मालूम करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, जब कहो ले चलूँगी, सोफिया बोली। हम तो आते रहते हैं। जब नबीला की माँ जिंदा थी, हमारी वालदा उनसे मिलने जाती थी। तब नबीला ठीक ठाक थी। पागल तो ये बाद में हुई है। ये कैसे पागल हुई? कौन सा सदमा मिला उसे? तजस्सुस के मारे मेरा बुरा हाल था। अच्छा, छुट्टी के दिन चलना, मैं तुमको ले चलूँगी नबीला के घर। ये ऐसी पागल नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाए, किसी को मारती भी नहीं है। बस आप ही हंसती है, आप ही रोने लगती है, खुद से बातें करती है। हाँ, अगर गेट खुला रह जाए तो बाहर निकल जाती है, नाक की सीध में चलती चली जाती है। राहगीरों को रोक कर उनसे बातें करने लगती है। कहती है, बेवफा हो तुम, बेवफा हो। इसी वजह से मुनव्वर साहब ने बेटी को अकबी कमरे में रखा हुआ है। उसकी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया था। माँ की वफादार मुलाजमा ने उनके बाद नबीला की देखभाल का फरीज़ा अदा किया और अब भी वही उसके पास होती है। कभी कभी जब ये बहुत मिन्नतें करती है तो वो बूढ़ी औरत तर्स खाकर खिड़की का कुफल खोल देती है और ये थोड़ी देर को बाहर की दुनिया में झांक कर सड़क से गुजरते लोगों को देख लेती है। जब उनको पुकारने और बड़बड़ाने लगे तो अन्ना भी आकर उसको अंदर ले जाती है।
नबीला का जिक्र बड़ा दर्दनाक था। मैं अफसुर्दा हो गई। सोफिया का घर हमारे बराबर वाला था और ये अरसा दराज से रिहाइश पजीर थे। उसको इर्द गिर्द के तमाम बंगलों के बासियों के अहवाल पता थे। उसने मुझको नबीला के बारे में मज़ीद बताया कि बहुत होनहार और प्यारी लड़की थी। इंटरमीडिएट में आला पोजीशन ली और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज ज़्यादा दूर ना था। वो खुश थी कि खूब मेहनत से पढ़ेगी और एक रोज़ अपनी मंजिल पा लेगी। फ़हद नबीला का क्लास फेलो था। वो खूबरू हर दिल अजीज़ तालिब इल्म था, मगर गरीब घराने से था, इसीलिए परेशान रहा करता था। नबीला को पहले उससे हमदर्दी और फिर मोहब्बत हो गई। उसने फ़हद की परेशानियों का जिक्र अपने वालिद से किया। उन्होंने उससे मुलाकात की और होनहार पाया तो अपना बेटा बना लिया। उसकी तालीम का तमाम खर्चा भी अपने सर ले लिया। वो बेफिक्र होकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। दोनों ने एक साल डॉक्टर की तालीम मुकम्मल कर ली और आला तालीम की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मुनव्वर साहब ने कहा कि मेरे पास 2 बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ाने के लिए इतनी रकम नहीं है। बैरून मुल्क पढ़ाने के अखराजात बहुत होते हैं। हाँ, एक को भेज सकता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि नबीला को भिजवाऊँ। इस पर वो बोली, नहीं बाबा जान, आप मेरे बजाय फ़हद को भिजवाइए। जब ये काबिल बनकर वापस आएंगे उसके बाद मैं चली जाऊँगी। नबीला और फ़हद की चाहत से उसके वालिद खूब वाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने फ़हद से कहा कि बेहतर है मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूँ, फिर तुमको बाहर भिजवा दूँगा। फ़हद इस अमर पर राज़ी था क्योंकि वो भी नबीला से चाहत रखता था। बस निकाह के बाद फ़हद बैरून मुल्क चला गया और नबीला उसके इंतज़ार में घड़ियाँ गिनने लगी। उसने कुछ अरसा एक हस्पताल में जॉब भी की। कितने साल गुजर गए, फ़हद के मोहब्बत नामे आते रहते क्योंकि इन दिनों मोबाइल फ़ोन न थे। नबीला अपने फ़हद के खतूत को संभाल कर रखती थी। जब दिल घबराता निकाल कर पढ़ने लगती। कभी बहुत उदास हो जाती तो अन्ना बी से कहती, अन्ना बी आखिर ये वक्त क्यों नहीं कटता। वो जवाब देती, बेटी मोहब्बत करने वालों में जुदाई ना पड़े फिर इंतज़ार करने वालों का वक्त नहीं कटता। अब फ़हद के आने में थोड़े ही दिन रह गए थे और नबीला अपने घर को संवारने में लगी हुई थी। अपने दिल में भी वो बहारों की आमद को महसूस करने लगी। पल पल जैसे खुशियाँ उसके करीब से करीब तर होती जा रही थी। अन्ना बीबी कहती थी, तुम्हारा उससे निकाह है आखिर, और निकाह का रिश्ता मजबूत होता है बेटी, तुमने बहुत इंतज़ार किया है। फ़हद आ जाएगा तो सारी कुल्फतें दूर हो जाएंगी और मोहब्बत का आसमान जो अब तक जुदाई के बादलों से ढका हुआ था खुलकर सामने आ जाएगा। तुम्हारे इंतज़ार भरे दिन रोशन हो जाएंगे। जिन दिनों फ़हद को आना था उसकी बजाय उसका ख़त आ गया। इस वक्त वो बिस्तर पर लेटी तो ज़रा देर को आंख लग गई। फ़हद का ख़त बूढ़ी अन्ना बी ने ला कर दिया। बोली, सो गई हो क्या बेटी, ये देखो तो किसका ख़त आया है। फ़हद के तसव्वुर पर वो नींद से चौंक पड़ी और बेकरारी से ख़त ले लिया। वो बिस्तर पर अभी तक आधी नींद में और आधी जागी थी कि ख़त की पहली सतर पर नज़र पड़ते ही उसकी नींद उड़ गई और साथ ही ऐसा झटका उसके गनूदगी में डूबे हुए जहन को लगा कि अपने होशो हवास खो बैठी। लिखा था, मैं अपनी बेगम और बेटे के साथ पाकिस्तान आ गया था। अफसोस कि तुम्हारे पास ना आ सका और अब मैं इससे आगे वो ना पढ़ सकी। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। वो दिन और आज का दिन नबीला फिर अपने आपे में नहीं आई। वो रोती है और हंसती है और कभी आते जाते लोगों को इल्ज़ाम देती है कि वो बेवफा हैं। कई सालों से इसी कैफियत में है। वालिद ने इलाज की कोशिश की मगर उसको दवा खिलानी भी मुश्किल है। उसके वालिद ने घर के अकबी कमरे में उसको रखा हुआ है। जब नबीला को दौरा पड़ता है अन्ना भी इस कमरे को मुकफल कर देती हैं और किसी तौर उसको दवा खिला देती हैं ताकि सो जाए और शांत रहे। जब मैं सोफिया के साथ उससे मिलने गई तो उसकी नाजुक सी कलाई में हथकड़ी देखकर बेख्तियार आंखों में आंसू भर आए और वो शाने बेनियाजी से बोली, नहीं आई ना, बेवफा होना। वो ये कहकर हंसी और मुझे रोना आ गया। यह हथकड़ी मगर उसको कोई तकलीफ़ नहीं देती। वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उसका दिल जिस हथकड़ी की कैद में है वो ज़्यादा तकलीफ़दा है और वो फ़हद की मोहब्बत की हथकड़ी है जो नबीला ने आज खुद अपने आप को डाल रखी है। वो हर कैद से आज़ाद हो सकती है मगर उस नज़र ना आने वाली जंजीर से नहीं जो मरते दम तक उसको जगड़ कर रखेगी। लोग समझते हैं कि निकाह का बंधन मजबूत होता है, होता होगा, लेकिन ये निभाने वालों के लिए ज़रूर एक मजबूत बंधन है, पर जो निभा ना सकें उनके लिए कच्चे धागे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। जाने क्यों समझदार होकर भी अक्सर माँ बाप ये समझते हैं
कि किसी लड़के से अपनी बेटी का निकाह करके उसको बैरून मुल्क जाने दिया जाए तो इस बंधन की लाज रखेगा और वहाँ कोई दूसरी परिविश उसको मुतासर ना करेगी। ये नेशनैलिटी होल्डर्स शादी करके वो अपना मफाद नहीं सोचेगा। बेशक पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में जहाँ बाएतबार बेएतबार हो जाते हैं, वहाँ ऐसे भी बाज़मीर लोग होते हैं जो हर हाल में अपना ताल्लुक़ और रिश्ता निभाते हैं, ख़ुद मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन लालच उनको ज़ेर नहीं कर सकता और वो कड़े वक्त में भी काम आने वालों का एहसान कभी नहीं भुलाते। जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, उसके तो 100 रूप और 1000 रंग हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत अज़ली जज्बा सही, लेकिन ये कभी कभी नाकाबिले एतबार रिश्ता भी साबित होता है। तभी तो गालिब ने कहा है कि वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा है तो ऐ संगे दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।